हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके वायुमंडल से। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा पूरा का पूरा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ वायु के विस्तृत फैलाव को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, या फिर क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल मतलब आपका जो होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो अर्थ के सराउंडिंग जितना भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो फैला हुआ विस्तृत वायु के विस्तृत फैलाव है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोलॉजी। और नीचे परत, निचली परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मेट्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऋतु विज्ञान और वायु विज्ञान, ठीक है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, ठीक है। अब पहली इसमें पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन, जो कि आपकी पड़ती है 78.8 आठ उसका परसेंटेज है, ठीक है। गैसों की प्रतिशत मात्रा में सभी गैसों से अधिक है। उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं है। नाइट्रोजन सबसे बड़ा लाभ है यह है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भोजन का मुख्य अंग होता है, यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, जो कि आपकी 20.95 समथिंग है, ठीक है। इसके साथ यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी ईंधन है उसको जला नहीं सकते हैं। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जीरो हो जाती है, नगण्य जैसी हो जाती है। तीसरा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी गैस है, इस कारण सबसे निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांश भाग 32 किलोमीटर ऊंचाई तक या 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह गैस सूर्य के आने वाली विकिरणों के लिए परामर्श तथा पृथ्वी के परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरमागम्य है, ठीक है। यह कांच घर या पौधा घर मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। वायुमंडल में निचली परत को गर्म रखती है। दूसरे गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, ठीक है, जबकि पिछले कुछ दशकों से मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को चलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हुई है, ठीक है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। फिर आता है ओजोन, की विशेष गैस है जो हमें अल्ट्रा रेडिएशन से बचाता है। कुछ अंश को ये क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। 10 से 50 मीटर की ऊंचाई तक केंद्रित होती है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पैरामैग्नेटिक विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां बनाती है। फिर आती है जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा आसमान वितरण प्रणाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ साथ घट जाती है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग का 8 किलोमीटर ऊंचाई तक यह सीमित है। इसके संघनित होने के कारण बादल, वर्षा, कोहर, ओस, तुषार, हिम आदि होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य के आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरण ऊष्मा को संजोए रखता है, ठीक है, संजोए रखता है, ठीक है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करती है। किस प्रकार काम करती है? कंबल का काम करती है। जैसे पृथ्वी ना हो तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है, ठीक है। जलवाष्प की सघनन की दृष्टि से सघनन दृष्टि से होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जल वाष्प से नियंत्रित होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी CO2 एवं जल वाष्प ही है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य तप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ठीक है, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जैसी करती है। धूलकण प्राय वायुमंडल इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाते हैं, ठीक है। वायु निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कण के स्रोत हैं समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुआं की कालिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्रही केंद्रों की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। आकाश का रंग नीला धूल कण
धूलकण के कारण ही दिखाई पड़ता है। वायुमंडल की संरचना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है आपका सोममंडल। सोममंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ऐसे होता है टेस मी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखाओं पर 18 है। ठीक है, तापमान में गिरावट प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं यहीं पर होती हैं, आपकी ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ में ही होती है। इसलिए इस मंडल को संवाहन मंडल कहा जाता है, क्योंकि संवाहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुव पर कितना होता है? -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान स्थिर होने के कारण क्षोभ सीमा कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फियर। 50 किलोमीटर तक होता है। वो कितना तक था? 18 तक था। ठीक है, ये 50 तक हो गई। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कहाँ पर होती है? पोल्स पर। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। ठीक है, मौसमी घटनाएं, बादल का गरजना, बिजली कड़कना, धूल कण, जल वाष्प इत्यादि कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे वायुमंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मूलाद मेघ, मतलब मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण है यहाँ यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, ये हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ठीक है, उसमें CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ठीक है, ओजोन परत में क्षरण किसके कारण होती है? क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई को डप्सन से नापते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में मानते हैं। इस ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस का क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर आता है आपका मीसोस्फीयर, मध्य मंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर तक एक ऊंचाई तक फैला है। इस स्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका आयनोस्फीयर। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है। इसमें वायुदाब और पैरामैग्नेटिक किरणों द्वारा आयनक्रस होता है। आयन मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि हो जाती है। इस मंडल को द लेयर ऑफ लॉन्ग रेडियो वेव्स E1 E2 F1 F2 शॉर्ट वेव रेडियो परिवर्तित होती हैं। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, फिर आता है एग्जोस्फीयर। ठीक है, यह ऊपर के भाग को बाह्यमंडल कहा जाता है। ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, गैस की प्रधानता। इस मंडल में महत्वपूर्ण विशेष ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस की घटनाएं होती हैं, जो कि शाब्दिक अर्थ है प्रातःकाल, जबकि बोरियोलिसिस तथा ऑस्ट्रेलिसिस का अर्थ है क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी होती है। इसी कारण से इसे ऑरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होते हैं। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः काली रात के समय दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, इंसोलिन। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरीज ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्णकटिबंधीय 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य ताप उष्णकटिबंधीय मरुस्थलियों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यह मेघाच्छन्न बहुत कम पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भागों पर अपेक्षा कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्षा से 66
66 66/1/2 डिग्री का कोण बनता है, एंगल बनता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा उसी सतह में परिवर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच का अनुपात होता है। इसको क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों में ही पाया जाता है। वायुमंडल में बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाली विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से विकिरण होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल में परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। इसी प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता। ठीक है, पूर्व मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण होता है। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। ठीक है, और उसमें से केवल सूर्य की ऊर्जा का लगभग 14% ही ग्रहण कर पाती है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। पहला होता है कंडेंसर। ठीक है, जब आसमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली कम तापमान वाली वस्तु के ऊपर ऊष्मा प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब क्योंकि जो हीट होती है वो हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऊष्मा का यह प्रभाव तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है। क्या है वायु? ऊष्मा की कुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने के लिए चालन महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा क्या है? कन्वेक्शन, जिसको संवहन कहा जाता है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत होती है और वायुमंडल में ताप का संचार करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन होती है। ठीक है, जबकि वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है। ठीक है, जिसका घनत्व कम हो जाता है और घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है। ठीक है, और ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है और ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद यह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होती। ठीक है, दूसरा क्या होता है? रेडिएशन होता है। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरणार्थ सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में पाई जाती है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ रूपों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। ठीक है, यहाँ ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडल गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरणों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधा ध्रुव ताप से। फिर आता है एडवेक्शन। वायु के क्षितिज संचालन में होने वाली ताप का स्थानांतर अभिवहन कहलाता है। ठीक है, जो लंबवत संचालन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचालन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशि जब ठंडे इलाके में जाती है तो गर्म कर देती है। इस ऊष्मा का संचार निम्न से उच्च अक्षांश की तरफ हो जाता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धारा एवं उष्णकटिबंधीय ध्रुवों में ऊष्मा का संचार होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषता उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट जो होता है, ठीक है, 100 इकाई होता है। सतह पर जो सूर्यताप है उसको 100 मान लेते हैं। 100 में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो मतलब जितना परसेंटेज जो हीट है जो अर्थ क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, तो उसमें से 35% तो पहले ही आपकी परावर्तित हो जाती है। 35 को छोड़कर बाकी 65% अवशोषित होती है। 14 वायुमंडल, 51 पृथ्वी द्वारा अवशोषित, 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है। 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई संवहन के जरिए,
19 संघनन के द्वारा, गुप्त ऊष्मा के द्वारा वायुमंडल की 48 इकाई अवशोषित हो पाती है। इनमें से 14 इकाई सूर्यताप, 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल में अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरणों की क्रमशः संख्या 17, 48 और 17, 48 होती है, जिनका योग कितना होता है 65। वापस लौटने वाली इकाई 65 का संतुलन कर देती है, जो सूर्य ताप द्वारा प्राप्त होती है। यह पृथ्वी का हीट बजट अथवा ऊष्मा संतुलन कहलाता है। फिर आता है तापमान। ठीक है, सूर्य ताप के अन्योन्य क्रिया जनित ऊष्मा भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप जो रहता है उसकी अन्योन्य जो क्रियाएं रहती है उसमें जनित जो आपकी ऊष्मा मतलब हीट होती है तापमान कहा जाता है। ठीक है, किसी पदार्थों के अणुओं की गति को दर्शाती है। ठीक है, ऊष्मा वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। ठीक है, किसी भी साधन पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला, उस स्थान का अक्षांश, समुद्री तल से उस स्थान की उतुंग उतुंगता। तीसरा, समुद्र में उसकी दूरी। चौथा, वायु संहति का परिसंचरण। चौथा, पांचवा, पोषण तथा ठंडी जलवायु, सागरीय धाराओं की उपस्थिति। और पांचवा क्या है, स्थानीय कारक। ठीक है, तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हमें पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मानचित्र पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। विषुवत रेखाएं महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सर्वाधिक तापमान यूरेशियन महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीय मतलब कॉन्टिनेंटलिटी सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी तथा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। समताप, जो समान तापमान वाले स्थान होते हैं उनको समताप कहते हैं। समताप रेखाएं पूर्वी पश्चिमी दिशा के अक्षांशों को लगातार समानांतर खींची जाती है। इसका कारण यह है कि एक अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, उसी तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, जल और स्थल तापमान दोनों भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं आकस्मिक मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक होता है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल कम होता है, वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक होती हैं। ठीक है, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ आ जाते हैं, उनकी पूर्वी पश्चिमी दिशा अधिक होती है। ठीक है, समताप रेखाएं के बीच में ताप प्रवणता के बदलने की दर का अनुमान लगाया जाता है। यदि समताप रेखा एक दूसरे के निकट होती तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यह समताप रेखा एक दूसरे से दूर होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय परिवेशों में तापमान अधिक होता है। ठीक है, इसमें अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं कटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है। ठीक है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय में तापमान अधिक हो गया, ध्रुवीय प्रदेशों में क्या हुआ, बहुत ही कम हो गया, तब वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती। संसार के अधिकांश क्षेत्र के लिए जनवरी जुलाई के महीने में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बधुआ इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। ठीक है, रेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो एक हो गया दैनिक तापमान दर, एक हो गया वार्षिक तापमान दर। दैनिक का मतलब क्या है, किसी स्थान विशेष पर किसी एक दिन के तापमान के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर है वहां का दैनिक हो गया। और वार्षिक क्या है, जिस प्रकार दिन और रात के तापमान के अंतर होते हैं उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान के अंतर को हम क्या कहते हैं, वार्षिक तापांतर कहते हैं। जिसमें ठंडे महीने के मध्यांतर तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया के स्थित वाइकफोर्यास्क नामक स्थान पर होता है। किसी भी स्थान के विशेष औसत तापमान तथा उसके अक्षांश के औसतन तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। ठीक है, फिर आता है वायुताप। ठीक है, पवन और वायु राशियां। ठीक है, पारत वायु दाब राशि किसने खोजा था, ई टोरसेली ने। निद्रप वायु दाब शैली लूसियन बेडाई ने। सेल्सियस थर्मामीटर एंडर्स सेल्सियस ने। कैस अग्रोमीटर डी सॉसरस ने। ठीक है, वायुमंडल की मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भाग को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुमंडल पारे के 76 सेंटीमीटर से 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। इसका वायुमंडल दाब की इकाई क्या होती है, बार होती है, और एक बार बराबर कितना हो 10 to the power 5 न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है,
व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब इकाई को किलो पास्कल, ठीक है, केपीए कहते हैं। औसत समुद्र तल पर औसत औसत वायुमंडल दाब कितना होता है? 101.2 मिलीबार या फिर 13.2 किलो पास्कल, ठीक है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास कितना होता है? 10 मीटर की ऊंचाई 1 मिलीबार होता है। 10 मीटर की ऊंचाई 265 मिलीबार वायु दाब एवं -49.7 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। समताप रेखा जो जो समतल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, ठीक है, जिसमें आइसोबार कहलाते हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट्स कहा जाता है। जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के पास होती हैं तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती है। दूरी के स्तंभ में दाब प्रवणता की दर दाब प्रवणता कहलाती है। दूरी के संदर्भ में दाब प्रवणता की दर को दाब प्रवणता कहते हैं, ठीक है। चार वायु दाब कटिबंध है, ठीक है। इसमें आपका पहले क्या आ जाता है? आपका उपध्रुवीय आ जाता है, फिर ऊष्मोष्ण आ जाता है, ये इक्वेटर है, मतलब आपका ये 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री के बाद आपका ऊष्मोष्ण है, उसका आपका उपध्रुवीय और फिर पोल्स है, ठीक है। इस तरह से आपके बटे हुए हैं पूरे के पूरे। अब ये अलग अलग है क्रमशः, जिसमें कर्क और मकर रेखाएं 35 अक्षांश तथा उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के कारण दो कारण होते हैं। क्या होता है? विषुवतीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी होकर कर्क तथा मकर रेखा 35 अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है तो उच्च वायु दाब उत्पन्न करती है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क तथा मकर रेखा से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है, जिससे वहां पर उच्च वायु दाब उत्पन्न होता है, ठीक है। विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण क्या है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह के पालदार जलायानों में लादा घोड़े भेजे जाते थे, ठीक है। 30 से 35 अक्षांशों के मध्य गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व मतलब हॉर्सन लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते थे। प्राय इन जलयानों की इन अक्षांशों की वायु शांत रहती थी, जिसके कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते थे। अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, ठीक है। तो ये होता है आपका हॉर्सन लैटिट्यूड, ठीक है। कहाँ से? इक्वेटर के आसपास 30 से 35 अक्षांशों के बीच में, ठीक है, दोनों गोलार्धों में। फिर आता है उपध्रुवीय निम्न 45 से उत्तरी से 45 दक्षिणी तक, क्रमशः आर्कटिक से अंटार्कटिक के बीच में निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाती है, जिसे उपध्रुवीय या निम्न दाब पेटियां कहा जाता है। फिर आता है पोल्स 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। फिर आता है विंड, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब के क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गति हवा को पवन कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो बहती है उसको कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? एयर करंट्स कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यह पृथ्वी स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता है तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर संकोण बनाती है, ठीक है। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, उसका धरातल समतल नहीं है, अतः पवन कई प्रकार के प्रभावहीन अपनी दिशा के परावर्तन करती है। यह कारण क्या है? दाब प्रवणता बल, कोरोलिस फोर्स, अभिकेंद्रित और भूघर्षण बल, ठीक है। भूघर्षण बल, ठीक है। कोरोलिस फोर्स में पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, इसे कोरोलिस बल कहते हैं। पवनें अपनी जो खुद की डायरेक्शन होती है उसमें वह क्या हो जाता है? दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, ठीक है। यह है, इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसका इस बल के प्रभाव का 1844 में क्या किया था? प्रभावहीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरल लॉ, ठीक है, फेरल के नियम के हिसाब से भी जानते हैं, जिसने फेरल वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, ठीक है। इसे बॉयज बैलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके बैठा है तो उच्च दाब उसके दाईं तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये उसका पूरा आपका कोरोलिस फोर्स का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब हम अगर हवाओं को देखेंगे तो मुख्यतः
कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। पहली क्या है? प्रचलित, मतलब जो नॉर्मली चलती रहती है। दूसरी क्या है? मौसमी, जो मौसम के हिसाब से बदलती है। तीसरी क्या है? लोकल, लोकल विंड्स, तो जो लोकल के हिसाब से होती है, ठीक है। प्रचलित मतलब जिनका जो साल भर एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, ठीक है, और इनमें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती है। इसके उदाहरण क्या है? पछुआ, व्यापारिक और ध्रुवीय, ठीक है। ये 3 इसके क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। पछुआ दोनों गोलार्ध में उष्मोष्ण वायु कटिबंधीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधियों की ओर चलने वाली स्थानीय हवा है। इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो डायरेक्शन है वो वेस्टर्ली कहा जाता है, उसके कारण ही होती है, ठीक है। तो पछुआ पवन सर्वश्रेष्ठ विकास कब होता है? 40 से 65 दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इसमें अक्षांशों पर गरजता 40 है, प्रचंड बसासा और चीखता साठा कहा जाता है, ठीक है। रोइनिंग 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 40, फ्यूरियस 50, रोइनिंग 40, फ्यूरियस 50, और ये इस तरह से आपका चीखता साठा, ये इस तरह से कहा जाता है नाम। फिर आती है आपकी ट्रेड विंड्स, जो कि 30 नॉर्थ से 30 नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के क्षेत्रों पर ऊष्मोष्ण उच्च दाब कटिबंधों के भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रभावित होने वाली ये व्यापारिक पवन है। कोरिलेसिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं और दक्षिणी में बाईं हो जाती है। ये अलग अलग आपके स्थानीय हवाओं के अलग अलग आपके देशों में इन्हें कहा जाता है। इनको आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका पोल्स वाली वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब को पेटियों की ओर प्रभावित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर जाती है। दक्षिणी पश्चिमी में दक्षिण पूर्व की से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। मौसमी पवन, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? मौसमी पवन कहा जाता है। जैसे मानसूनी पवन, स्थल हमीर या समुद्री समीर पवन कहा जाता है। फिर आता है स्थल और समुद्र समीर, ठीक है। इसमें ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण के स्थल समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं, निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र के स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की ओर मतलब समुद्र समीर के रूप में प्रभावित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर होने पर स्थल समीर प्रभावित होती है। स्थानीय पवन की अगर हम बात करें तो पहला क्या है? चिनूक, फिर आपका फॉन, फिर आपका हरमट्टन, ठीक है, इन्हें डॉक्टर एयर्स भी कहा जाता है। आल्प्स पर्वत पर बहती हैं। फान सिराको की बात करेंगे तो आपके सहारा मरुस्थल में बहती हैं। सिमून की अगर बात करेंगे अरब के रेगिस्तान में। ब्लैक रॉर की अगर बात करेंगे तो आपके उत्तरी अमेरिका में। आप बिग फील्डर की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। नॉर्वेस्टर की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड में। सामल की बात करेंगे तो इराक तथा फारस में। सांता आना की बात करेंगे तो आपकी साउथ कैलिफोर्निया में सांता में। कोयम्बैंग की बात करेंगे तो इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा तमाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है। फिर आती है जेट स्ट्रीम, जो कि आपका ट्रोपोस्फियर के ऊपरी पार्ट में बहुत तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय नलिकाकार बसर्पी पवन हवाएं होती हैं, ठीक है। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पश्चिम से पूर्वी की ओर बहती है, ठीक है। मतलब पश्चिम से पूर्व, आप समझ रहे हैं ना, आप ऐसी बहती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेस्ट, ये आपका हो गया ईस्ट, ठीक है। जेट स्ट्रीम से ट्रोपोस्फियर के ऊपर बहती है। दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली। इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जेट प्रवाह वायुमंडल विक्षोभों, चक्रवातों, प्रति चक्रवातों, तूफानों और वर्षों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रभाव माना जाता है। पृथ्वी पर तापमान वितरण का संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आते हैं एयर मासेस, वायुमंडल विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप होते हैं, वायु राशि कहलाते हैं। सामान्यतः यह वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आता है फ्रंट्स, वाताग्र, ठीक है। तो दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं, तो उनके मध्य सीमा को वाताग्र कहा जाता है। दो अलग अलग भिन्न प्रकार की वायु राशियां, ठीक है, जिसमें वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत, उष्ण, अचर और अधिविष्ट, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? आपके फ्रंट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, एक साइक्लोन होता है, ठीक है। चक्रीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंधीय से दूर, उष्ण कटिबंधीय से दूर, ठीक है, उच्च अक्षांशों से विकसित होती है, उन्हें बहिरूपीण शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है तथा मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिन क्षेत्र में गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आता है। फिर आपके बहिरूपीण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्रचर होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोण व उत्तर की दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाते हैं, उष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर, ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है, ठीक है। इस चक्रवातीय प्रभाव से बहिरूपीण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होती है जिसमें एक उष्ण वाताग्र या एक शीघ्र वाताग्र होता है। उष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देती है और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं, ठीक है। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्र को पूरी तरह ढक लेते हैं, ठीक है। यह उष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं होता है, इसको अधिवष्ट वाताग्र कहते हैं। फिर आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से महासागर पर होती है। यह तटीय क्षेत्रों की ओर तरफ गतिशील होते हैं। यह चक्रवात आक्रामक परमाणुओं के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं, ठीक है। चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक होते हैं। हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिम प्रशांत दक्षिणी चीन में चीन सागर में टाइफून, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज, ये किसके नाम है आपके, ये चक्रवात ये नाम है और ये अलग अलग इस तरह के चक्रवात होते हैं, ठीक है। चक्रवात जो होते हैं प्राय 20 उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं, ठीक है। तो आपके दो तरह के हैं, पहला है बहिरूपीण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय। इनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वह स्थान जहां से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचता है उसको कहते हैं चक्रवात का लैंडफॉल, ठीक है, लैंडफॉल ऑफ चक्रवात, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी मतलब उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प है उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अब तीन तरह की होती है ये मुख्यतः। पहली क्या होती है, एब्सोल्यूट, जिसमें वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसमें प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। फिर आती है आपकी स्पेसिफिक, वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। फिर आता है आपका रिलेटिव, किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता, ठीक है, क्या परसेंटेज है वाटर को होल्ड करने का, ठीक है, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसका जो है किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उसी ताप पर वायु की जल वाष्प शोषण करने की वो, और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 का, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता जल वाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करती है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है। फिर होता है क्या, कंडेंसेशन, या गैसीय अवस्था का तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होना होता है, ठीक है, क्रिया को संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। दो कारकों पर डिपेंड करती है, तापमान में कमी और वायु की सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। फिर आता है ऊष्मांक। ऊष्मांक मतलब ड्यू पॉइंट, जिसमें तापमान जल पर अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है, ऊष्मांक कहते हैं। 100% सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए ऊष्मांक आपका 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। फ्रॉस्ट या पाला, जब उषांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। फॉग, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुआं के रंज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं, ठीक है। उषांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इससे दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है, ठीक है। मिस्ट, धुंध, कुहासा या धुंध किसे कहते हैं, हल्के फुहारे कोहरे को, ठीक है, इसमें भी 1 किलोमीटर से कम या 2 किलोमीटर से कम होती है। क्लाउड्स मुख्यतः हवा के रूदमोस मतलब एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उषांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प
घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, जिसमें आपके मुख्यतः कौन से होते हैं? पाक्षात बादल, कपासी बादल, स्तरीय बादल और वर्षा बादल। ठीक है, ये आपके मुख्य होते हैं आपके 8,000 से 12,000 मीटर, 4,000 से 7,000 मीटर। ठीक है, स्तरीय मतलब जो कि एक परतदार चादर जैसे होते हैं, अधिकांश पूर्ण आकाश आकाश को ढके रहते हैं, यह 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर होते हैं वर्षा बादल। यह बादल काले होते हैं, काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। यह मध्य स्तर पर पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत नजर आते हैं। ठीक है, 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं: ऊंचे बादल, पाशाप, पाछाप स्तरीय, पछाप कपासी, मध्य स्तरीय, स्तरीय मध्य एवं कपासी। तीसरा, कम ऊंचाई वाले बादल, स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा बादल एवं कपासी। नेफ्रोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को नापने के लिए होता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है रेनफॉल क्या होता है? जब जल वाष्प की बूंद जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायुमंडल वायु के ठंडे होने की प्रक्रिया ठंडे होने की विधियों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। पहला कन्वेंशनल, दूसरा ओरोग्राफिक और तीसरा क्या है आपका? साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन। ठीक है, ये 3 प्रकार की आपकी क्या होती हैं? आपकी प्रेसिपिटेशन या जिसको हम कह रहे हैं रेनफॉल होती है। फिर होता है आपका क्लाउड बर्स्ट। क्या होता है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। फिर आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चक्रवात प्रति चक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकारों की वायु राशियों को मिश्रण के फलस्वरूप वायु की गति तीव्र से ऊपर उठकर बवंडर का रूप अपना लेती है। चक्रवात क्या है? केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो ये चलता है, ये इस तरह से आपका जाएगा तो चक्रवात में जाएगा, और अगर प्रति चक्रवात में होगा तो ये उल्टा चलेगा। ठीक है, इस तरह से, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कम दाव की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाव आएगा। ठीक है, इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलेंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, ये पहला वाला है। ठीक है, और ये आपका दूसरा वाला है, एंटी साइक्लोन है। ठीक है, एंटी साइक्लोन मतलब ये जो है ये घड़ी के दिशा में चलेगा और ये घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तड़ित झंझट टोर्नाडो किसे कहते हैं? यह भयंकर बिंदुवंशक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होते हैं। तड़ित झंझट उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षीय मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान शून्य से कम होता है तो इसमें ओले बनते हैं, जिसको ओलावृष्टि कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्वाह है। ठीक है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। ठीक है, भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आकस्मिक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायु दाब होता है और यहाँ व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होती है। परिघटन को क्या कहते हैं? टोर्नाडो कहते हैं। ठीक है, टोर्नाडो सामान्यतः मध्य अक्षांश में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नाडो का जल स्तंभ वाटर स्पाउट कहते हैं। जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होते हैं। स्थानीय हवा का वेग इसमें क्या होता है? 325 किलोमीटर होता है। ऑस्ट्रिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी इलाके में इस तूफान को क्या कहा जाता है? टोर्नाडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस तूफान को टोर्नाडो कहा जाता है। फिर आपका ऐसा ही आपका हरिकेन है जो कि आपका अटलांटिक महासागर में, फिर टाइफून है पैसिफिक में है 160 किलोमीटर से, आपका जो हरिकेन है 121 किलोमीटर से। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट आपकी जो साइक्लोन्स हैं। विश्व की प्रमुख फसलों की अगर हम बात करेंगे तो गेहूं में चाइना, चावल में चीन, चाइना में भी चावल में भी चीन, मक्का यूएसए, मक्का कपास, ठीक है, चाय में भारत, गन्ना में ब्राजील, रबर थाईलैंड, तंबाकू चीन, कहवा ब्राजील। और इसमें हमारी जो स्थान है हम लोग देखेंगे तो गेहूं में दूसरा है, चावल में द्वितीय है। ठीक है, चावल में भी दूसरा है, गन्ना में भी दूसरा है। ठीक है, इस तरह से हमें पता होना चाहिए। और हमारा तंबाकू में तीसरा है। ठीक है, प्रमुख खनिज उत्पादक देशों में अगर हम देखेंगे तो लोहा में चीन, ठीक है, हमारा कोई स्थान नहीं। तांबे में 3 नंबर तक कोई स्थान नहीं। तांबे में चिली, ठीक है, पहला है। मैग्नीज में चाइना, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका दूसरा, ऑस्ट्रेलिया तीसरा। बक्साइट में हमारा कोई स्थान नहीं। ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलिया है। चीन पहला, जस्ता में है, हमारा कोई स्थान नहीं। सोना चीन में पहला।
हमारा कोई स्थान नहीं। मेक्सिको में चांदी, हमारा कोई स्थान नहीं। कोयला में हमारा तीसरा स्थान है, ठीक है। यूरेनियम में कजाकिस्तान और हमारा कोई स्थान नहीं। खनिज तेल में रूस और हमारा कोई स्थान नहीं। प्राकृतिक गैस में रूस और हमारा कोई स्थान नहीं। विश्व के विनिर्माण उद्योगों की अगर हम बात करें, सूती वस्त्र में आपका ब्रिटेन, भारत, चीन। लोहा में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस। ऊनी वस्त्र जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। रेशमी में रूस, जापान। मोटर गाड़ी में यूएसए, जापान, जर्मनी। पौध निर्माण में आपका जापान, स्वीडन, जर्मनी, अमेरिका। वायुयान में यूएसए, ब्रिटेन, रूस। रसायन में अगर देखेंगे तो सल्फ्यूरिक में यूएसए, जापान, जर्मनी। नाइट्रोजन में यूएसए, जापान, भारत। फॉस्फोरस फॉस्फेट में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। पोटास में जर्मनी और यूएसए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रमुख औद्योगिक नगर की अगर हम बात करें, बेलफास्ट जहाज में, बर्लिन लोहा एवं इस्पात, एशियन जर्मनी में, हवाना सिगार में, लॉस एंजल्स पेट्रोलियम, कोवे लोहा का, लियोन्स आपका सिल्क सिल्क वाला, ठीक है, मिलन सिल्क बस उद्योग, प्लेमाउथ जहाज, सेफील्ड कैंची छुरी, बेनिस कांच, वेलिंगटन डेयरी, ढाका कालीन, नागोया जहाज, ओसाका सूती, म्यूनिख जर्मनी में लेंस, मुल्तान में मिट्टी के बर्तन, व्लादिवोस्टोक जहाज, सिएटल वायुयान, पिट्सबर्ग लोहा, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव, मैनचेस्टर सूती बस, कीव इंजीनियरिंग, कंकास मांस होता है, मांस उद्योग, हॉलीवुड फिल्म उद्योग, ग्लासेस्को जहाज, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, चिलियाविंस लोहा एवं इस्पात, ठीक है। प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन पीटी में यहाँ से आया है कई बार। एस्किमो ग्रीनलैंड, कनाडा। किर्गिज मध्य एशिया, माओरी न्यूजीलैंड, मसाई पूर्वी अफ्रीका, केन्या। बेद्दा श्रीलंका, निरगो मध्य अफ्रीका, सेमांग मलेशिया, युगधर साइबेरिया, आइनू जापान, बुशमैन कलाहारी, ठीक है। रेड इंडियन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। पिग्मीज कांगोविशन, बोरो ब्राजील, एकांथा दक्षिणी अफ्रीका, हैदा अमेरिका, तारतुर साइबेरिया, बद्दू अरब, पपुआंस न्यू गिनी, याकू टुंड्रा, चूलू नेटाल प्रांत। ट्रोपोफाइट मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। हाइग्रोफाइट मतलब क्या होता है, दलदली भूमध्य रेखा वाली उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति, ठीक है। कबीलाई मानव की आवास की बात करेंगे तो आउल है, काकसेक पर्वत पर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तंबूनुमा आवास बनाते हैं, लकड़ी के ऊपर चमड़ा मरकर वृत्ताकार ढांचे से बने होते हैं। इग्लू, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो प्रजाति बनाती है, ठीक है। इस्बा आपका नॉर्दर्न रशिया में ग्रामीण क्षेत्र के तिकोनी दीवारों से बना मानव आवास। क्राल अफ्रीका के बांटू एवं काफिर तथा नेटाल अफ्रीका के जूलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव निवास होते हैं। फिर होते हैं तीपी आपके रॉकीज पर्वत पर अमेरिका में। फिर होते हैं युर्त आपके मध्य एशिया के स्टेपीज पे निवासी, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे अब हम लोग यहाँ से विश्व के भौगोलिक उपनामों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।